चांद की तरह है। पूर्णिमा की रात्रि का जो चांद है वो कितना फैसिनेट करता है हमें। आप इंजॉय करेंगे उस समय में। आप जब रात्रि में कभी छत पर जाएं, आप आकाश में आप खुले चांद को देखें, ठंडी ठंडी हवा की बहार बह रही हो, आप आनंदित होंगे। पूर्णिमा की रात में नौका विहार का आनंद कभी लीजिए आप। तो राज्यपाल का जो यह पद है और राज्यपाल की जो यह शक्ति है, यह राज्यपाल को आनंद देता है, क्योंकि राज्यपाल को शक्तिवान बनाता है। तो कहते हैं कि द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंसीडर्ड एज मून इन द नून। द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंसीडर्ड एज मून इन द नून एंड द पोस्ट ऑफ गवर्नर कंसीडर्ड एज फुल मून इन द नाइट। कमेंट ऐसे करके यूपीएससी ने प्रश्न पूछा है। तो इसका जो ओवरऑल ट्रीटमेंट होगा वो तो मैं आपको बाद में बतलाऊंगा, लेकिन इसके आधार पे ही ये स्टेटमेंट कहा जाता है। मैं ये लिंक करना चाह रहा था आपको कि राज्यपाल को एक ऐसी शक्ति दे दी गई है और वो डिस्क्रिशनरी पावर है कि वह राज्य विधायिका के द्वारा पारित किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार विमर्श के लिए रिजर्व कर सकता है, आरक्षित कर सकता है। लेकिन उसी विधेयक पर राष्ट्रपति का क्या निर्णय होगा वह प्रधानमंत्री के सुझाव पर निर्भर करता है। आप यह भी समझिए थोड़ा। उसी विधेयक पर जिसको उसने रिजर्व किया, उस पर राष्ट्रपति का क्या निर्णय होगा यह प्रधानमंत्री के सलाह पर निर्भर करता है। दैट मीन्स फॉर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देयर इज नो स्कोप टू वर्क ऑन हिज डिस्क्रिशन कॉन्स्टिट्यूशनली। संविधान भारत के राष्ट्रपति को अपने विवेक से निर्णय लेने की कोई शक्ति नहीं देता है, बट कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्ड गवर्नर टू टेक डिसीजन ऑन हिज डिस्क्रिशन so that the post of governor considered as powerful than president of India। ये इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? क्लियर है इतनी बात? ओके। अब हम लेजिस्लेटिव पावर्स में ही एक और पावर्स की बात करते हैं। आर्टिकल 123 अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है। आर्टिकल 123 राष्ट्रपति के केस में और आर्टिकल 213 गवर्नर के केस में। आर्टिकल 123 राष्ट्रपति को तब अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है जब संसद का सत्र ना चल रहा हो, ना चल रहा हो। ताकि राष्ट्रपति आपात स्थिति का सामना करने के लिए कानून बना सके। इन ऑर्डर टू फेस अनफॉर्सिन सिचुएशन
President of India empowered to issue ordinances when Parliament is not in session, Parliament is not in assembly. Even अगर एक सत्र, मान लीजिए कि संसद का कोई भी एक सदन सत्र में चल रहा हो, तो भी वह अध्यादेश जारी कर सकता है, क्योंकि कानून जब भी बनता है तो दोनों हाउस के द्वारा बनाया जाता है। इसलिए संसद का सत्र ना चल रहा हो, इसका मतलब यह है कि दोनों सत्र, दोनों जो सदन है वो सत्र में ना चल रहा हो। साथ साथ चूंकि दोनों सदन जब सत्र में चलेंगे तभी कानून बनाया जा सकता है। इसका अर्थ यह है कि यदि एक सदन सत्र में हो तो भी राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। और चूंकि संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम जो अवधि है वह 6 महीने की है, इसलिए अध्यादेश की जो अधिकतम अवधि है वह 6 मंथ 6 वीक्स हो सकता है। मेरी बात को समझिएगा, मैं यह कह रहा हूं कि चूंकि संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम अवधि 6 महीने की हो सकती है, इसीलिए अध्यादेश की अधिकतम अवधि 6 मंथ 6 वीक्स हो सकता है। मैं कहना यह चाह रहा हूं कि राष्ट्रपति ने अध्यादेश बनाया, संसद का सत्र जैसे ही शुरू हुआ, संसद के सत्र के प्रारंभ होने के 6 सप्ताह के भीतर या तो इसे संसद स्वीकार कर ले या अस्वीकार कर दे या कोई भी रिस्पॉन्स ना दे, अध्यादेश अपने आप समाप्त हो जाता है। राष्ट्रपति भी कभी भी अध्यादेश को वापस ले सकता है। क्लियर है? एक बात और भी ध्यान रखेंगे, अध्यादेश जारी करने की जो इसकी शक्ति है, जिन परिस्थितियों के आधार पर अध्यादेश को जारी किया गया है, उन स्थितियों की जांच न्यायपालिका कर सकती है, अर्थात ऑर्डिनेंसेज का भी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, जुडिशियल एग्जामिनेशन हो सकता है। राष्ट्रपति ने जिस इंटेंशन से, जिन परिस्थितियों में अध्यादेश को जारी किया है, यदि वह रीजनेबल ना हो तो उसका जुडिशियल एग्जामिनेशन हो सकता है। दैट मीन्स पावर ऑफ इशूइंग ऑर्डिनेंसेज कम्स अंडर जुडिशियल रिव्यू, अर्थात राष्ट्रपति और राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति न्यायिक पुनरावलोकन के दायरे में आता है। ऐसा नहीं है कि न्यायपालिका उसकी समीक्षा नहीं कर सकता है। इतनी बातें क्लियर हैं? इतनी बातों को ध्यान में रखेंगे। इसके अलावे जो राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां हैं उसको थोड़ा बस ऐसे ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि प्रारंभ में ही हमने कहा है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और गवर्नर पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर का इंटीग्रल पार्ट है। इसीलिए पार्लियामेंट के सेशन को कॉल करना, जिसको कहते हैं समन, अर्थात सत्र का आह्वान करना, फिर प्रोरोग, अर्थात सत्रावसान करना, या फिर डिसॉल्यूशन, अर्थात विघटन करना, अर्थात संसद के सत्र को
बुलाना, समाप्त करना और संसद के निम्न सदन को के विघटन का अधिकार राष्ट्रपति को है। पार्लियामेंट के सेशन को वह समन कर सकता है, दैट मीन्स वह कॉल कर सकता है, वह प्रोरोग कर सकता है, दैट मीन्स उसको एंड कर सकता है, और वह डिजॉल्व कर सकता है। तो डिजोल्यूशन हमेशा लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट का ही होता है। ठीक है, सिर्फ लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट दैट मीन्स हाउस ऑफ पीपल्स को ही डिजॉल्व किया जा सकता है। चूंकि राज्यसभा को डिजॉल्व नहीं किया जा सकता है, राज्यसभा कंटिन्यूअस हाउस है, निरंतर सदन है, वह कभी डिजॉल्व नहीं होता है। तो इस चीज को भी ध्यान में रखेंगे। साथ साथ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही विभिन्न प्रकार के रिपोर्ट्स को पार्लियामेंट के समक्ष प्रस्तुत करता है। जैसे मान लीजिए कि सीएजी का रिपोर्ट से, तो सीएजी के रिपोर्ट को जैसे ही सीएजी का रिपोर्ट आएगा तो उसको पार्लियामेंट के समक्ष प्रेजेंट वही करवाएगा। इसी तरह से आप देखेंगे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया संसद को संदेश, कोई मैसेज भेज सकता है किसी विधेयक के संबंध में। जब दोनों सदनों के बीच में डिफरेंस होता है तो ज्वाइंट सेशन को भी वही कॉल करता है। तो संसद के संदर्भ में देखेंगे कि बहुत सारी जो शक्तियां हैं वह राष्ट्रपति और राज्यपाल के पास हैं, और राष्ट्रपति और राज्यपाल की इन्हीं शक्तियों के आधार पर यह कहा जाता है कि पार्लियामेंट इन फैक्ट वर्क्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव बॉडी। अर्थात जब हम संसद की संप्रभुता की व्याख्या कर रहे होंगे तब संसद की संप्रभुता की यह सीमा हो जाएगी कि संसद के बहुत सारे जो कार्य हैं वह राष्ट्रपति के द्वारा संपन्न किया जाता है, जो एग्जीक्यूटिव बॉडी का हेड है। तो लेजिस्लेटिव पावर्स को आप लोगों ने समझ लिया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड पॉइंट में नोट कीजिए जुडिशियल पावर्स। न्यायिक शक्तियां। राष्ट्रपति के पास कई न्यायिक शक्तियां हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज हाईएस्ट एपीलेट ऑथोरिटी ऑफ इंडिया, अर्थात राष्ट्रपति जो है वह सर्वोच्च अपीलीय अधिकारिता रखता है। अपीलीय अधिकारिता का यह मतलब नहीं है कि आप यह सोचें कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट आप अपील कर रहे हैं राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति जो है वह कानून के आधार पर एग्जामिन करता हो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का। कानून तो एक कानून है, कानून के अलावे भी कुछ चीजें हैं, जब हम दंड दे रहे हों तो उस आधार पर भी हमें विचार करना चाहिए, और उसमें सबसे बड़ा आधार है मानवीय आधार, सामाजिक आधार, प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत, प्राकृतिक अधिकार का सिद्धांत। जब हम
ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम में डिसीजन दे दिया। यह डिसीजन जो है वह कानून के आधार पर है, साक्ष्य के आधार पर है। कानून के आधार पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंसिडरेशन नहीं करता है, क्योंकि वो फाइनल कंसिडरेशन सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यह देखता है कि मानवीय आधार पर या सामाजिक आधार पर या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के आधार पर न्यायालय द्वारा दिए गए दंड को कुछ कम किया जा सकता है या नहीं, समाप्त किया जा सकता है या नहीं, या उसकी प्रकृति में परिवर्तन किया जा सकता है या नहीं। मानवीय आधार पर, कानूनी आधार पर नहीं। कानूनी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने देख लिया है, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। लेकिन अब जब हम दंड देने जा रहे हैं तो कोई मानवीय आधार, कोई सामाजिक आधार, कोई प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत इत्यादि के आधार पर यदि दिए गए दंड को समाप्त किया जा सकता है तो समाप्त कर दिया जाता है, कम करना है तो कम कर दिया जाता है, या उसकी प्रकृति में परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे रिगरस इंप्रिजनमेंट को हम सिंपल इंप्रिजनमेंट बना सकते हैं। मान लीजिए कि कोई लेडी प्रेग्नेंट है और उसको सेंटेंस ऑफ डेथ मिला हो, तो दंड लेडी को मिला ना, लेकिन लेडी के गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उसका कोई अपराध तो है नहीं। तो प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत यह कहता है कि उस पर कंसिडरेशन होना चाहिए, मानवीय आधार पर, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के आधार पर। तो अन्य आधारों पर हम अपील करते हैं कि एक बार रिकंसिडरेशन किया जाए, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ लॉ, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट एंड फिगर, ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन ग्राउंड, सोशल ग्राउंड, ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल जस्टिस। प्लीज कंसीडर, मतलब दया, इसको दया याचिका कहते हैं, है ना। तो यह जो है, राष्ट्रपति को 3 प्रकार की शक्तियां दी गई हैं। क्या शक्तियां हैं भाई? तो एक शक्तियां हैं यूनियन लॉ, संसद के कानून बनाने की शक्ति है, यूनियन लिस्ट पर वह लॉ बनाता है। यूनियन लॉ के बेसिस पर अगर किसी को पनिशमेंट दिया गया है, कोई सेंटेंस दिया गया है, तो उसको राष्ट्रपति माफ कर सकता है। यदि मार्शल लॉ के बेसिस पर कोई पनिशमेंट दिया गया है तो प्रेसिडेंट उसको भी माफ कर सकता है। और यदि सेंटेंस ऑफ डेथ है, चाहे वह यूनियन लॉ के बेसिस पर दिया गया हो या स्टेट लॉ के बेसिस पर दिया गया हो, सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही उसको पार्डन कर सकता है, उसको क्षमा कर सकता है। तो संघीय कानून के आधार पर दिया गया दंड, सैन्य कानून के आधार पर दिया गया दंड, इसको वह क्षमा कर सकता है, पार्डन, कम कर सकता है, और उसकी प्रकृति में परिवर्तन कर सकता है।
दैट मीन्स पार्डनिंग एंड, वो टर्म मैं यूज नहीं करना चाह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि पार्डन, गिव लेसर अमाउंट ऑफ पनिशमेंट एंड गिव एंड चेंज द नेचर ऑफ द पनिशमेंट। टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज की मैं बात नहीं करूंगा, वो अलग से बताऊंगा मैं आपको। मतलब 3 चीजें हैं यहां पर, पार्डन कर सकता है, क्षमा कर दिया। क्षमा का मतलब क्या है? पूर्ण तरह से दोष मुक्त कर दिया, कोई दोष नहीं किया इसने। कम करने का मतलब अमाउंट को कम किया, 20 साल को 10 साल बना दिया। नेचर को चेंज कर दिया, सेंटेंस ऑफ डेथ को लाइफ टाइम इंप्रिजनमेंट कर दिया, लाइफ टाइम इंप्रिजनमेंट को, लाइफ टाइम रिगरस इंप्रिजनमेंट को जनरल इंप्रिजनमेंट कर दिया, सिंपल इंप्रिजनमेंट कर दिया, साधारण कारावास दे दिया। इस तरह से जुडिशियल पावर्स जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को है, लेकिन गवर्नर को जो है वह सिर्फ एक ही अधिकार है, एक ही जुडिशियल पावर है, और वह पावर यह है कि स्टेट लॉ के बेसिस पर दिया गया जो दंड है, राज्य कानून के आधार पर दिया गया जो दंड है, उस दंड को राज्यपाल क्षमा कर सकता है, कम कर सकता है, प्रकृति में परिवर्तन कर सकता है। राज्यपाल सैन्य विधि के मामलों को और सेंटेंस ऑफ डेथ के मामलों में कोई भी अधिकारिता नहीं रखता है, यह सिर्फ राष्ट्रपति के पास ही है। जुडिशियल पावर्स क्लियर है। इसके बाद हम थोड़ा फाइनेंशियल पावर्स को देखते हैं। वित्तीय शक्तियों को देखते हैं। और जो भी राष्ट्रपति के संदर्भ में हम बातचीत करेंगे, एज इट इज सेम राज्यपाल के संबंध में भी वही शक्तियां हैं। सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल 112 के आधार पर आप इसको पढ़ सकते हैं। अर्थात थ्योरेटिकली बजट को प्रस्तुत करने या करवाने के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिस्पॉन्सिबल है। इसमें बजट की अवधारणा है ना, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्योंकि बजट टर्म को कॉन्स्टिट्यूशन में यूज नहीं किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही तो बजट है ना। तो बजट को सैद्धांतिक रूप में राष्ट्रपति प्रस्तुत करता है या करवाता है। थ्योरेटिकली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिस्पॉन्सिबल है बजट को प्रेजेंट करने या करवाने के लिए। दूसरी बात, आर्टिकल 113, all demands of government of India should be presented before parliament in the name of president of India। अर्थात भारत सरकार की समस्त मांगें राष्ट्रपति के नाम पर प्रस्तुत किया जाता है। All demands of government of India presented before House
in the name of President of India. नेक्स्ट पॉइंट में आप आर्टिकल 267 को ध्यान में रख सकते हैं, अर्थात कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया, अर्थात आकस्मिक निधि से आपातकाल में आकस्मिक निधि से रुपया खर्च करने की अनुमति राष्ट्रपति दे सकता है। चूंकि संसद में अगर हम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की बात करें तो वो संसद अनुमति देता है, और संसद एक विशेष प्रक्रिया के अंतर्गत अनुमति देता है, तो उस पर टाइम लगता है। तो आवश्यकता पड़ने पर आपातकाल में आपात स्थिति से निपटने के लिए, अनफॉर्सिन कंडीशंस को डील करने के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंटिंजेंसी फंड से पैसा खर्च करने की अनुमति दे देता है। क्लियर है? और एक जो है वह मनी बिल वाली बात को भी ध्यान में रखेंगे, उसको हमने पहले भी डिस्कशन किया हुआ है कि मनी बिल जो है वह प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के प्रायर अप्रूवल पर ही प्रेजेंट किया जाता है। आर्टिकल 110 मनी बिल, धन विधेयक, राष्ट्रपति के पूर्व अनुशंसा पर प्रस्तुत किया जाता है। और इसको लेजिस्लेटिव पावर्स में भी ध्यान में रख सकते हैं। और लेजिस्लेटिव पावर्स में सिर्फ मनी बिल को ही नहीं बल्कि फॉर्मेशन ऑफ स्टेट, नेम एंड बाउंड्री, राज्यों का जो नाम और सीमा है उसको परिवर्तित करने संबंधी विधेयक भी संसद में प्रस्तुत किया जाएगा राष्ट्रपति की अनुमति से। तो ऐसे कुछ विधेयक हैं जिन्हें राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही प्रेजेंट किया जाता है। तो मनी बिल कैन बी प्रेजेंटेड विथ प्रायर अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नोट कर लिया? इतनी बातों को ध्यान में रखेंगे। और ये सारी की सारी जो वित्तीय शक्तियां हैं वो राज्य स्तर पर राज्यपाल को भी है। दो शक्तियां यहां पर मैं और डिस्कस करूंगा और उसके बाद मैं इमरजेंसी पावर्स पर आऊंगा। पांचवा जो है वह डिप्लोमेटिक पावर को ध्यान में रखिए। हालांकि डिप्लोमेटिक पावर्स और मिलिट्री पावर्स कोई अलग से ये पावर नहीं है, इनफैक्ट ये एग्जीक्यूटिव पावर्स ही है। बट हम लोग अलग से कर रहे हैं कूटनीतिक शक्तियां। जितना भी अंतरराष्ट्रीय संधि है वह राष्ट्रपति के नाम पर संपन्न होता है। एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सेंड्स एंड रिसीव्स एम्बेसडर्स एंड हाई कमिश्नर्स। सीधे सीधे इंग्लिश में तो बिल्कुल सिंपल है, प्रेसिडेंट सेंड्स एंड रिसीव्स एम्बेसडर्स एंड हाई कमिश्नर्स। अर्थात राष्ट्रपति दूसरे देशों से आने वाले राजनयिकों, कूटनीतिज्ञों, राजदूतों
और हाई कमिश्नर्स को प्रमाणीकृत करता है और अपने देश से जाने वाले राजनयिकों को भी प्रमाणीकृत करके भेजता है। तो वहां का जो हेड ऑफ स्टेट होगा वो देखेगा कि हां प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का सर्टिफिकेशन इसको मिला हुआ है या नहीं। और जब वहां से कोई हमारे देश में आएगा तो हम भी देखेंगे, हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देखेंगे कि हाँ वहां का हेड ऑफ द स्टेट इसको सर्टिफाइड करता है या नहीं करता है। और अंतरराष्ट्रीय शक्तियां, अंतरराष्ट्रीय संधियां जो हैं वह प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पर ही हस्ताक्षरित होती हैं। जितने भी अंतरराष्ट्रीय संधि हैं, समझौते हैं, सभी के सभी राष्ट्रपति के नाम से ही संपन्न होंगे। मिलिट्री पावर्स, सैन्य शक्तियां, यह जल थल नभ, अब तो अंतरिक्ष भी, क्योंकि स्पेस वार का जमाना है। जल थल नभ तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज सुप्रीम कमांडर ऑफ नेवी, आर्मी एंड एयरफोर्स, एंड एज सुप्रीम कमांडर ही अनाउंस्ड वार एंड पीस। सर्वोच्च सेनापति होने के नाते वह युद्ध व शांति की घोषणा करता है। क्लियर है मेरी बात? इस दो बातों को ध्यान में रखिए। इसके पश्चात कल की क्लास में हम लोग इमरजेंसी पावर्स पर डिटेल में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। क्लियर है मेरी बात? और ये सिर्फ ये जितनी भी पावर्स हम लोगों ने किए हैं ये मेनली प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक बात जाते जाते लास्ट टाइम में नोट करके जाइएगा, जुडिशियल पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट प्रिविलेज पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो जुडिशियल पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया should not be used in political interest, in personal interest, so that Supreme Court has power to examine the decisions of judicial powers of President of India, so that judicial powers comes under judicial review। क्योंकि राष्ट्रपति और राज्यपाल की जो न्यायिक शक्तियां हैं वह राष्ट्रपति और राज्यपाल का विवेकाधिकार नहीं है। यह राष्ट्रपति और राज्यपाल का विशेषाधिकार नहीं है। देखिए मैंने दो बात कही है, ना तो यह विवेकाधिकार है और ना ही यह विशेषाधिकार है, ना तो यह प्रिविलेज राइट है और ना ही यह डिस्क्रिशनरी है। अर्थात हमेशा राष्ट्रपति और राज्यपाल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विच इज हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर उसके एडवाइस से ही काम करेंगे। ये इतनी बातें क्लियर हैं या नहीं है क्लियर? और अंतिम बात यह है कि यदि राजनीतिक हितों को पूरा करने के लिए, व्यक्तिगत हितों को पूरा करने के लिए, निजी स्वार्थ को पूरा करने के लिए यदि राष्ट्रपति और राज्यपाल के द्वारा न्यायिक शक्तियों का प्रयोग किया जाता है तो न्यायपालिका इसका पुनरावलोकन, इसकी समीक्षा, इसका पुनर्परीक्षण कर सकती है।